नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक कैंडिडेट के लिए इस सफर में आगे क्या-क्या है। तो जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। रिजल्ट्स आउट हैं। आज हम समझेंगे कि नतीजों का मतलब क्या है और अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स की, फिर समझेंगे कि ये स्कोर कैसे बनता है, इसके बाद देखेंगे कि अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, अगले स्टेजेस क्या हैं और आखिर में अपॉइंटमेंट तक के आखिरी कदम क्या होंगे। चलिए सबसे पहले एक बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात हो रही है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी CEN 5/2024 की, जिसके तहत ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। अब जरा कंपटीशन का लेवल देखिए। करीब करीब 1,21,000 से ज्यादा कैंडिडेट CBT2 एग्जाम में बैठे और ये सब लोग लड़ रहे थे सिर्फ 8,000 से थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज के लिए। मतलब कंपटीशन कितना तगड़ा है इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, स्कोर। रिजल्ट्स के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है ना, खासकर मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन की, कि आखिर होता क्या है। और ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि भाई रॉ स्कोर ही क्यों काफी नहीं है। मतलब अगर किसी के 80 नंबर आए हैं तो वही फाइनल क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है और इसकी एक वजह है। देखिए, होता क्या है कि ये एग्जाम एक दिन में एक सेटिंग में तो होता नहीं, ये कई सारी शिफ्ट्स में होता है और हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा बहुत अलग होता है, किसी का मुश्किल तो किसी का थोड़ा आसान। तो ऐसे में सिर्फ रॉ स्कोर पर सबको कंपेयर करना ये तो फेयर नहीं होगा, है ना। बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरआरबी इस्तेमाल करता है मार्क्स नॉर्मलाइजेशन का। ये एक ऐसा तरीका है जो हर शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस कर देता है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी का एग्जाम स्लॉट कौन सा था, सबको एक बराबर लेवल पर लाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसके लिए एक परसेंटाइल बेस्ड फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी एक कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को उसी की शिफ्ट के बाकी सभी कैंडिडेट से कंपेयर किया जाता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 100 लोग थे और एक कैंडिडेट ने ऐसा स्कोर किया जो 80 लोगों से बेहतर था, तो उसका परसेंटाइल स्कोर हो गया 80। और यही परसेंटाइल स्कोर फिर फाइनल मेरिट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है सारी शिफ्ट्स में। तो अब जब ये समझ आ गया है कि स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, तो अगला सवाल आता है कि अपना खुद का रिजल्ट और क्वालिफाइंग स्टेटस कैसे चेक करें। कंपटीशन कितना जबरदस्त है, इसका एक और अंदाजा लगाने के लिए रैंक मित्रा का एक एनालिसिस देखते हैं। उन्होंने करीब करीब 60,000 कैंडिडेट्स का एक सैंपल लिया था और ये डेटा हमें बताता है कि परफॉर्मेंस का ग्राफ कैसा रहा है। और ये डेटा देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इस सैंपल में 90 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 80 से ऊपर वाले 25,000 से ज्यादा और 70 से ज्यादा स्कोर करने वाले तो 45,000 से भी ज्यादा थे। इससे साफ पता चलता है कि टॉप परफॉर्मर्स की संख्या कितनी ज्यादा है। तो अपना ऑफिशियल स्कोर कार्ड चेक करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाना है, वहां CEN 05-2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT2 स्कोर कार्ड का लिंक मिलेगा। बस उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और स्कोर कार्ड सामने आ जाएगा। इसे डाउनलोड करके रखना जरूरी है, आगे काम आएगा। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब और भी अहम हो गया है। आइए देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में आगे के जरूरी पड़ाव कौन से हैं। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अब प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है और उनके सामने 3 बड़े पड़ाव हैं। पहला, एक स्किल टेस्ट होगा जैसे कि CBAT या टाइपिंग टेस्ट। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये है आगे की टाइमलाइन। देखिए 15 दिसंबर को तो CBT2 के रिजल्ट्स आ ही गए। अब जो स्किल टेस्ट हैं वो दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। स्किल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद होगा मेडिकल एग्जाम। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे DV भी कहते हैं, ये स्टेज बहुत ही सीरियस होता है। इसमें कैंडिडेट्स को ईमेल और SMS से इन्फॉर्म किया जाता है। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स की बारीकी से जांच होती है। यहां तक कि हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स को भी पुराने टेस्ट से मैच किया जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि कैंडिडेट असली है। और अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के आखिरी चरण पर, यानी पैनल में नाम आने से लेकर पोस्टिंग तक का सफर। देखिए, आरआरबी 2 तरह की लिस्ट तैयार करता है।
एक होती है मेन लिस्ट और दूसरी स्टैंड बाय लिस्ट। मेन लिस्ट में उतने ही कैंडिडेट्स होते हैं जितनी वैकेंसीज हैं, लेकिन स्टैंड बाय लिस्ट बहुत खास है। इसमें वैकेंसी से 50% ज्यादा कैंडिडेट्स रखे जाते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर मेन लिस्ट से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता या मेडिकली अनफिट हो जाता है तो स्टैंड बाय लिस्ट से मेरिट के हिसाब से उस जगह को भर दिया जाता है। ये रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। अब यहां एक सवाल उठता है कि एक बार पैनल में नाम आ गया तो उसके बाद किससे बात करनी है, क्योंकि रीजनल आरआरबी का काम तो यहां खत्म हो जाता है। तो इसका जवाब ये है कि अब सारी जिम्मेदारी भर्ती बोर्ड से शिफ्ट होकर उस रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास चली जाती है जहां कैंडिडेट को पोस्टिंग मिली है, जैसे कि ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर। मतलब आगे की सारी बातचीत वहीं से होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक एग्जाम पास करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बारीकी से बनाई गई प्रक्रिया से गुजरने जैसा है। और ये दिखाता है कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर की नौकरियां कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये लाखों लोगों की मेहनत, उनके धैर्य और उनकी लगन की कहानी है।